हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एकदम मस्त। पढ़ाई अच्छे से हो रही है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर करिए। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़िए, चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। और आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। नो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में जेनेसिस पार्ट जो है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया दोस्तों? गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? गैमीट के बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। नाउ गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप, दो तरह से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। Now what is spermatogenesis? तो अभी आपको बताया मैंने कि जेनेसिस मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी। फॉर्मेशन। बहुत अच्छे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या हो जाएगा? स्पर्म का जेनेसिस मींस स्पर्म का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। स्पर्म, मेल में स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज oogenesis? तो मेल में स्पर्म बनाने को स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवा बनाने को क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis मींस ओवा का जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवा। क्लियर है? तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। एंड oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवा। क्लियर है? नोट करें इसको। इसके बाद पढ़ते हैं डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, हो गया दोस्तों ना। आइए पढ़ते हैं डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया, दो तरह के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? आप सबको पता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, आइए डिटेल में देखते हैं। जब मेल में प्यूबर्टी का टाइम आता है, इसका टाइम प्यूबर्टी का टाइम आता है, उस टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया सेल, कौन सी सेल? स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो कहां पाई जाती है? प्रेजेंट इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर आपने मेरा लेक्चर 2 देखा है तो उसमें मैंने बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें बताया कि टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल पाई जाती है। मेल जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी सेल का नाम क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। सर्टोली सेल। बहुत अच्छे, क्या है? सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, ये दोनों कहां पाए जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो वही मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल में है, जिसकी प्लॉइडी क्या है? 2n। डिप्लॉइड क्या है? डिप्लॉइड है। इसमें होगा माइटोसिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें क्या होगा? माइटोटिस या माइटोसिस या माइटोटिक डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज माइटोसिस? आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन दो तरह से होते हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। माइटोसिस में प्लॉइडी नहीं चेंज होती। अगर ये डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, सिर्फ क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होगा? माइटोसिस, जिससे क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेज इन नंबर, इनका नंबर इंक्रीज करेगा। स्पर्मेटोगोनिया का क्या इंक्रीज करेगा? नंबर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। अब जब इनका नंबर इंक्रीज कर गया तो उसमें से ही कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। मींस स्पर्मेटोगोनिया चेंज किस में हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटोगोनिया किस में चेंज हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। नाउ अब यहां से स्टार्ट होगा मेयोसिस। और आप सबको पता है कि मेयोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। अच्छा, रिडक्शन किस में होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिडक्शन किस में होता है? फर्स्ट मेयोटिक में। सेकेंड में कोई क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है उसमें? नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब ये बन गया तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, 1 से 2। ठीक है,
और यहाँ पे होगा रिडक्शन, क्रोमोसोम का रिडक्शन, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर 2n है तो फर्स्ट मेयोटिक के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना इससे उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना सेकेंडरी बाय द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। क्लियर है ना? क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ना मेयोसिस है, अभी सिर्फ फर्स्ट मेयोटिक हुआ है तो अभी दूसरा मेयोटिक बाकी है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा सेकेंड मेयोटिक डिवीजन और एक इसमें चेंज होगा स्पर्मेटिड में, किसमें, स्पर्मेटिड में। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद किसमें चेंज हो गया, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद किसमें चेंज हो गया, जल्दी बोलो, स्पर्मेटिड में। किसमें, स्पर्मेटिड। अच्छा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में तो प्लॉइडी चेंज नहीं होती, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर n है तो स्पर्मेटिड भी क्या होगा, n, सिर्फ नंबर इंक्रीज करता है ना। अब स्पर्मेटिड बनने के बाद एक प्रोसेस होगा दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से ये स्पर्मेटिड किसमें चेंज हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो हम बनाना चाहते थे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? आओ जल्दी से देखते हैं फिर एक बार। प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोगोनिया सेल कहां है, मेरे साथ बोलो कहां है, सेमाइनल वेसिकल सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहां है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस, माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, इसका नंबर इंक्रीज किया, नंबर इंक्रीज किया तो प्लॉइडी तो सेम रहेगी क्योंकि माइटोसिस है। अब नंबर इंक्रीज करने के बाद उसमें से हमने कुछ स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें क्या हुआ, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। क्या हुआ, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ तो किसमें चेंज हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, तो किसमें चेंज हो गया, स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड में क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, तो किसमें चेंज हो गया, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। क्लियर है? स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर माइटोसिस चेंजेस इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, after first meiotic division into secondary spermatocyte, after second meiotic division into spermatid, and after spermiogenesis, spermiogenesis, spermiogenesis किसमें चेंज हो गया, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में। क्लियर है? प्लॉइडी आपको पता होनी चाहिए, 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, सेकेंडरी n, स्पर्मेटिड n, स्पर्मेटोजोआ n। क्लियर है? नोट करिए। हो गया ना? आइए देखते हैं सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है। दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है। ठीक है, यहाँ पे है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। तो आपने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा फिर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है? तो ये सेक्शनल व्यू है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, this is secondary spermatocyte, this is spermatogonium, and this is Sertoli cell, this is spermatid, and this is spermatozoa. Now what happened after spermiogenesis? जब spermiogenesis का प्रोसेस हो जाता है, spermiogenesis का प्रोसेस मीन्स जो लास्ट स्टेप था जिसमें ये स्पर्मेटिड किसमें चेंज होता है, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड किसमें चेंज होता है, स्पर्मेटोजोआ में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड, जो स्पर्म का हेड है, स्पर्म का जो हेड है, बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के अंदर आपकी क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल से उसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलता रहेगा। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और उसके बाद कहां से रिलीज, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ रिलीज होता है बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मिएशन,
तो स्पर्मिएशन है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, मींस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जब रिलीज हो रहा है स्पर्म, दैट इज स्पर्मिएशन। एंड व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मियोजेनेसिस है। और बनने के बाद जब स्पर्म बाहर रिलीज हो रहा है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के, दैट इज स्पर्मिएशन। दोनों में डिफरेंस है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, मींस स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म जब बन गया तो जब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो रहा है, दैट इज स्पर्मिएशन। क्लियर है? तो ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है, ये डायग्राम है, सो समझ लीजिए। एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन? क्लियर है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस क्लियर है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मियोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के बाद स्पर्म का रिलीज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, दैट इज स्पर्मिएशन। क्लियर है? नोट इट डाउन। हो गया दोस्तों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनल रिस्पॉन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, कैसे हार्मोन इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, क्या इसमें रिस्पॉन्स होता है हार्मोन का? तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन मींस वो हार्मोन जो कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। तो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसे हम सब जानते हैं जीएनआरएच, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्यूबर्टी के टाइम पे इसका अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जीएनआरएच। जब कोई मेल प्यूबर्टी को अचीव करता है तो उस टाइम उसके अंदर जीएनआरएच की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी के एक्शन को कंट्रोल करता है। तो जब जीएनआरएच की वैल्यू बढ़ गई, जीएनआरएच इंक्रीज कर गया, तो ये एक्ट करेगा किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के किस पार्ट पे? एंटीरियर पार्ट पे। और उससे कहेगा भैया कि आप गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कराइए। कौन सा हार्मोन रिलीज कराइए? क्योंकि नाम ही क्या है इसका? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो किसको स्टिमुलेट करेगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग को। ठीक है, तो ये काम किया किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोला भैया आप गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कराइए। कितने? 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कराइए। ठीक है, पिट्यूटरी से बोला। पिट्यूटरी के किस पार्ट से बोला? एंटीरियर पार्ट से बोला। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 गोनेडोट्रोफिन रिलीज हुए, एलएच और एफएसएच। क्या क्या रिलीज हुआ? एलएच एंड एफएसएच। LH means ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH means फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 2 हार्मोन एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हुए जिन्हें हम गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं, LH एंड FSH। क्लियर? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ LH? करता क्या है? एक्ट ऑन लेडिंग सेल। किस सेल पे काम करता है? टेस्टिस के अंदर जो लेडिंग सेल है उस पे LH काम करता है। एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता, बढ़ाता है। क्यों? क्या जरूरत है? एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो भाई हमें करना क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कराना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कौन स्टिमुलेट कराएगा? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन कौन रिलीज करेगा? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को कौन स्टिमुलेट करेगा? एलएच। क्लियर है? इसलिए एलएच का सिक्रीशन जरूरी है। क्लियर? दूसरा गोनेडोट्रोफिन जो है वो एफएसएच। ये क्या करता है? ये काम करता है सर्टोली सेल पे। ये काम करता है लीडिंग सेल पे, ये काम करता है सर्टोली सेल पे। ये लीडिंग सेल पे काम करके एंड्रोजन स्टिमुलेट कराता, फॉर्म कराता है, सिंथेसिस कराता है। और ये सर्टोली सेल पे काम करता है और करता है स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर। कुछ फैक्टर ये रिलीज कराता है सर्टोली सेल से, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए LH और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए FSH। तो ये हार्मोन का रेगुलेशन या रिस्पॉन्स था स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? नोट करिए। ओके दोस्तों, हो गया। नाउ गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं?
तो एक आउटर कवरिंग होती है पूरे स्पर्म बॉडी के ऊपर, एनवलप होल स्पर्म, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो पूरे स्पर्म बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या होता है? फिल्ड विथ एंजाइम विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। इसके अंदर एक एंजाइम फिल होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो ओवम की आउटर वॉल होती है ना, उसमें एक एसिड होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हाइलुरोनिक एसिड को क्रैक करके अंदर जाता है, ले जाता है स्पर्म को, ठीक है, उसको डिसॉल्व करता है। हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है? ये डिसॉल्व करता है। कौन? हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो ओवम की आउटर लेयर में जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको क्या करता है? डिसॉल्व करता है। तो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम फिर होता है। कौन सा? ये एंजाइम हाइलुरोनिडेज, जो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। क्लियर? इसके बाद जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस। इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन होते हैं। तो दिस इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल है, हैप्लॉइड होता है। उसके जस्ट बाद जो पार्ट है दैट इज नेक। क्या है? नेक पार्ट है ये। नेक पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मिडिल पीस। दिस इज मिडिल पीस। क्लियर? मिडिल पीस कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी सप्लाई करता है। तो प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, टेल के मूवमेंट के लिए, ताकि टेल क्या कर सके? मोटिलिटी शो कर सके। फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। जब टेल में मोबिलिटी आएगी, मोटिलिटी आएगी, तो स्पर्म भी क्या करेगा? मूव करेगा। लास्ट पार्ट इज टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी को फैसिलिटेट करता है ताकि स्पर्म आसानी से मूव कर सके। दिस रीजन इज हेड रीजन। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम कंटेन एंजाइम हाइलुरोनिडेज, after that elongated haploid nucleus, then neck, middle piece contain mitochondria and then tail. Clear? Now sperm is microscopic. sperm कैसा होता है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। मेन पार्ट कौन कौन से हैं? हेड रीजन, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये चार कंपोनेंट है स्पर्म के। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। दिस इज हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। नाउ ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग वन क्वाइटस। एक क्वाइटस में ह्यूमन मेल जो है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या करता है? इजेकुलेट करता है। दिस इज द डाटा ऑफ एनसीईआरटी। ह्यूमन मेल इजेकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग वन क्वाइटस। अब अगर फर्टिलाइजेशन कराना है, स्पर्म जा रहा है, ओवा के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइज कर रहा है, तो नॉर्मल फर्टिलिटी का कंडीशन क्या है? तो नॉर्मल फर्टिलिटी का कंडीशन क्या है कि जो स्पर्म इजेकुलेट होके जा रहा है ओवा के पास, उसमें 60% स्पर्म क्या होने चाहिए? मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। जितने भी स्पर्म जा रहे हैं उसमें से 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका शेप और साइज क्या होना चाहिए? नॉर्मल। कम से कम 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और कम से कम 40% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जो विग्रस मोटिलिटी शो करें, जिनका मूवमेंट बहुत तेज हो। मूवमेंट क्या हो? बहुत तेज हो। तो दो कंडीशन। पहला, 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। जितने भी स्पर्म जा रहे हैं, 200 से 300 मिलियन जा रहे हैं एक क्वाइटस में, तो 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% कम से कम विग्रस मोटिलिटी शो करें, बहुत तेजी से मूव करें। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फर्टिलिटी पॉसिबल है। क्लियर है? नाउ स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म कहां से रिलीज हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। और उसके आगे उसको किसने ट्रांसपोर्ट किया? एसेसरी डक्ट ने। किसने? एसेसरी डक्ट ने। नाउ जो एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, इन सब की जो सिक्रीशन है, जो ये सिक्रीट करते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। किस लिए? मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। क्लियर? नाउ सेमिनल प्लाज्मा आप सबने पहले पढ़ रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया है कि जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड? सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
वो मिलकर सिक्रीट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और उस सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म मिल जाता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन। क्या बनाते हैं, सीमेन। तो व्हाट इज सीमेन, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। क्लियर है। तो ये था पूरा डिटेल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ओके, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।